कुछ कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं होती, वे हमें खुश करने नहीं, हमें जगाने आती हैं। ये कहानी किसी एक घर, किसी एक बच्ची या किसी एक कस्बे की नहीं है। ये कहानी उस खामोशी की है जो गलत के सामने डर बनकर खड़ी हो जाती है। जब भरोसा अंधा हो जाए, जब सवाल पूछना सिखाया न जाए और जब सब ठीक है मान लिया जाए, तब अपराध जन्म लेता है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि गलती पीड़ित की नहीं होती, चुप्पी समाधान नहीं होती और सच बोलना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। अगर यह कहानी एक माता पिता को सतर्क कर दे, एक बच्चे को बोलने की ताकत दे या समाज को थोड़ा सा भी जिम्मेदार बना दे, तो इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ये कहानी शुरू होती है एक मासूमियत से भरे घर से, जहां सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कहीं एक खामोशी चीख रही होती है। सुबह की धूप जब गली के मोड़ पर उतरती थी, तो उस छोटे से कस्बे की जिंदगी भी मुस्कुरा उठती थी। संकरी गलियों में बच्चों की हंसी, साइकिल की घंटी और स्कूल की वर्दी की खड़खड़ाहट, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। इसी कस्बे में रहती थी अनन्या, उम्र कम, सपने बड़े और आंखों में दुनिया को समझने की जिज्ञासा। अनन्या के पिता रमेश एक साधारण नौकरी करते थे। दिन भर की थकान के बावजूद उनकी सबसे बड़ी खुशी शाम को घर लौटकर बेटी की बातें सुनना थी। आज स्कूल में क्या सीखा, किस दोस्त ने क्या कहा और कल कौन सा होमवर्क है। माँ सीमा घर संभालती थी। उनका जीवन बच्चों के इर्द गिर्द घूमता था, टिफिन, यूनिफॉर्म, किताबें और हर रात की वही दुआ कि बच्चे सुरक्षित रहें। अनन्या को पढ़ना अच्छा लगता था। वो किताबों में खो जाती, रंगीन पेंसिलों से सपनों की दुनिया बनाती। उसे डॉक्टर बनना था ताकि बीमार लोगों को ठीक कर सकूं, वो मासूमियत से कहती। माता पिता मुस्कुराते, उसके सिर पर हाथ फेरते और सोचते, काश दुनिया हमेशा इतनी ही सुरक्षित रहती। स्कूल तक का रास्ता छोटा था। पड़ोस के लोग परिचित थे, कोई चाय की दुकान चलाता, कोई किराने की। सब एक दूसरे को जानते थे। इसी भरोसे ने कस्बे को जोड़ रखा था। यहाँ अपने और पराये का फर्क धुंधला था। हर चेहरा जाना पहचाना लगता, हर मुस्कान भरोसे की लगती। लेकिन भरोसा जब आंख मूंदकर किया जाए तो कभी कभी खामोशी का कारण बन जाता है। समय बीतता गया, दिनचर्या वही रही, पर धीरे धीरे अनन्या के व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। वो पहले जैसी बातूनी नहीं रही। स्कूल से लौटकर कमरे में चुपचाप बैठ जाती, किताबें खोलती, पर नजरें शब्दों पर टिकती नहीं थी। सीमा ने पहले इसे बच्चों की थकान समझा, शायद पढ़ाई का दबाव होगा, उन्होंने खुद को समझाया। एक शाम रमेश ने देखा कि अनन्या ने खाना आधा छोड़ दिया है। क्या हुआ, उन्होंने प्यार से पूछा। अनन्या ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं, बस इतना ही कहा। कुछ नहीं, कभी कभी सबसे भारी शब्द होते हैं। रातें भी बदलने लगी। अनन्या नींद में चौंक जाती, पसीना आ जाता। सीमा उसे सीने से लगाकर शांत करती। डर मत, मैं यही हूँ, वो कहती। पर सीमा के मन में एक अनजानी आशंका घर करने लगी थी, ऐसी आशंका जिसे नाम देना मुश्किल होता है। स्कूल में शिक्षिका मीरा ने भी बदलाव नोटिस किया। पहले जो बच्ची सवालों के जवाब देने को हाथ उठाती थी, अब चुप बैठी रहती। खेल के मैदान में भी वो किनारे खड़ी रहती, जैसे कहीं खो गई हो। मीरा ने एक दिन उसे पास बुलाया। सब ठीक है? अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, पर आंखें कुछ और कह रही थीं। कस्बे में एक बात आम थी, बच्चों को ज्यादा मत डराओ। लोग कहते, सब अपने ही हैं। यही सोच सुरक्षा की जगह लापरवाही बन जाती है। माता पिता भी अनजाने में बच्चों को खुलकर बोलने का मौका कम दे देते हैं, ये सोचकर कि बेवजह सवालों से डर पैदा होगा। सीमा ने एक रात ठान लिया। उन्होंने अनन्या से बिना दबाव के बात करने का फैसला किया। अगर कभी कुछ अच्छा न लगे तो मुझसे कहना, उन्होंने कहा। अनन्या ने उनकी ओर देखा, लंबी खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, माँ, कभी कभी मन बहुत भारी हो जाता है। सीमा ने उसे कसकर गले लगा लिया। उस आलिंगन में सवाल नहीं थे, सिर्फ साथ था। यहीं से कहानी करवट लेती है, क्योंकि जब परिवार सुनना सीखता है, तब सच बोलने की हिम्मत जन्म लेती है। सीमा को अब ये साफ दिखने लगा था कि यह सिर्फ बच्चों की चिड़चिड़ाहट नहीं है। अनन्या की चुप्पी में डर था, ऐसा डर जो शब्दों में नहीं उतरता, पर आंखों से झलक जाता है। वो पहले की तरह आईने के सामने खड़ी होकर बाल नहीं संवारती थी। स्कूल जाने से पहले देर तक बिस्तर पर बैठी रहती, जैसे किसी अनकही बोझ से जूझ रही हो। एक दिन स्कूल से लौटते समय अनन्या ने अचानक कहा, माँ, अगर कोई कुछ गलत करे तो क्या बताना चाहिए? सीमा के हाथ से सब्जियों की थैली फिसलते फिसलते बची। उन्होंने खुद को संभाला, आवाज को सामान्य रखा। हाँ, बिल्कुल, बताना चाहिए। जो गलत है वो गलत ही होता है। अनन्या ने आगे कुछ नहीं कहा।
वो तेजी से घर की ओर बढ़ गई। उस एक सवाल ने सीमा के भीतर तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने रात को रमेश से बात की। मुझे डर लग रहा है, सीमा ने कहा। रमेश ने गहरी सांस ली। हमें शांति से, सही तरीके से बात करनी होगी। अगले दिन रविवार था। घर में सुकून का माहौल बनाया गया। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई दबाव नहीं, बस साथ बैठना, बातें करना। सीमा ने अनन्या के पसंदीदा रंग निकाले, ड्राइंग करने लगी। जो मन में हो कागज पर बना दो, उन्होंने कहा। अनन्या ने धीरे धीरे रंग भरे, टूटी रेखाएं, अधूरी आकृतियां। फिर उसने पेंसिल रख दी और फूट फूट कर रोने लगी। सीमा ने उसे गले लगाया। डरो मत, उन्होंने कहा। तुम अकेली नहीं हो। उस रोने में बहुत कुछ था, भय, उलझन और वो चुप्पी जो अब टूट रही थी। अनन्या ने शब्दों में कुछ नहीं कहा, पर उसकी हालत सब कुछ बयान कर रही थी। रमेश ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुना, दिल भारी हो गया। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि उसकी संतान डर में जी रही हो। उसी दिन सीमा और रमेश ने एक अहम फैसला लिया। वे किसी भरोसेमंद विशेषज्ञ से बात करेंगे। स्कूल की शिक्षिका मीरा को बुलाया गया। मीरा ने बहुत संयम से बात की। कभी कभी बच्चे सीधे नहीं बता पाते, उन्होंने कहा। हमें संकेतों को समझना होता है। मीरा ने समझाया कि बच्चों को ये भरोसा दिलाना जरूरी है कि सच बोलने पर उन्हें डांट या सजा नहीं मिलेगी, और यह भी कि गलती उनकी नहीं होती। ये बात बार बार प्यार से दोहराई जानी चाहिए। धीरे धीरे अनन्या बोलने लगी, छोटे वाक्य, अधूरी बातें। उसने बताया कि उसे कुछ जगहों पर असहज लगता था, कि कुछ लोगों की मौजूदगी से डर लगता था। कोई नाम नहीं, कोई विवरण नहीं, बस डर का एहसास। और वही काफी था। रमेश का गुस्सा भीतर ही भीतर उबल रहा था, पर उन्होंने खुद को काबू में रखा। गुस्सा समाधान नहीं देगा, उन्होंने खुद से कहा। हमें सही रास्ता चुनना होगा। कस्बे में बातें फैलने का डर था। लोग सवाल करते, शक करते और अक्सर गलत जगह उंगली उठाते हैं। सीमा जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ घर के भीतर नहीं, समाज से भी होगी। फिर भी उन्होंने तय किया, चुप रहना अब विकल्प नहीं है। रात को सीमा ने अनन्या से कहा, तुमने जो महसूस किया वो बताना बिल्कुल सही है। हम तुम्हारे साथ हैं। अनन्या ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में खिड़की खोल दी हो। यही वो मोड़ था जहां खामोशी टूट चुकी थी और सच की राह खुलने लगी थी। धीमी, कठिन, पर जरूरी। सच कभी अचानक सामने नहीं आता, वो धीरे धीरे, डर और हिम्मत के बीच रास्ता बनाता है। अनन्या अब पूरी तरह चुप नहीं थी, लेकिन पूरी तरह बोल भी नहीं पा रही थी। वो कभी माँ का हाथ कसकर पकड़ लेती, कभी बिना वजह कमरे से बाहर चली जाती। उसके व्यवहार में एक बात साफ थी, वो कुछ कहना चाहती थी, पर डर उसे रोक रहा था। सीमा ने अब एक नियम बना लिया था, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई सवालों की बौछार नहीं। बस रोज थोड़ा सा समय, जहां अनन्या सुरक्षित महसूस करे। कभी कहानी सुनाते हुए, कभी साथ टहलते हुए, कभी बस चुपचाप बैठकर। एक शाम छत पर बैठे हुए अनन्या ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, माँ, क्या सच बोलने से सब ठीक हो जाता है? सीमा की आंखें भर आईं। सच बोलने से रास्ता मिल जाता है, उन्होंने कहा। ठीक होने में समय लगता है। उस रात अनन्या ने पहली बार खुलकर कहा कि उसे कुछ परिस्थितियां डराती थीं, कुछ जगहों पर वो असहज महसूस करती थी। उसने किसी घटना का वर्णन नहीं किया, नहीं किसी पर आरोप लगाया, लेकिन इतना साफ था कि उसका डर वास्तविक था, कल्पना नहीं। रमेश ने अगले दिन स्कूल की शिक्षिका मीरा से मुलाकात की। मीरा ने गंभीरता से सुना। यह सही समय है कि हम औपचारिक मदद लें, उन्होंने कहा। काउंसलर और सही मार्गदर्शन जरूरी है, पर सबसे मुश्किल फैसला अभी बाकी था, कानूनी रास्ते पर जाना या नहीं। कस्बे में लोग बातें करते हैं, बच्चे तो डर ही जाते हैं, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना? इज्जत का सवाल है। ये वाक्य सीमा और रमेश के कानों में गूंजते रहे। समाज अक्सर पीड़ा को नहीं, अपनी सुविधा को पहले रखता है। सीमा ने साफ कहा, अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल किसी और का बच्चा बोलेगा, या शायद बोलेगा ही नहीं। रमेश ने सिर हिलाया। वो जानते थे ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन सही होगा। एक काउंसलर से मुलाकात तय हुई। शांत कमरे में, बिना किसी दबाव के, अनन्या को सुना गया। पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति ने भी उसकी बातों को बिना सवाल उठाए, बिना शक किए स्वीकार किया। उस दिन अनन्या ने कहा, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी बात पर भरोसा करता है, यही भरोसा सच को ताकत देता है। घर लौटते समय रमेश ने महसूस किया, डर अब भी था, लेकिन उसके साथ निर्णय की मजबूती भी थी। उन्होंने सीमा का हाथ थामा। हम पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने कहा। उस रात अनन्या चैन से सोई। डर पूरी तरह गया नहीं था,
पर अब वो अकेली नहीं थी। सच सामने आने लगा था, धीरे, सम्मान के साथ, सही दिशा में। कानून के दरवाजे तक पहुंचना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने डर, समाज और सवाल खड़े हों। रमेश और सीमा ने सुबह सुबह थाने जाने का फैसला किया। अनन्या को घर पर ही रखा गया। काउंसलर की सलाह थी कि उसे बेवजह तनाव से दूर रखा जाए। सीमा का मन कांप रहा था, लेकिन कदम मजबूत थे। थाने का माहौल हमेशा की तरह सख्त और औपचारिक था। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर, लकड़ी की मेज और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी। ड्यूटी अफसर ने ऊपर देखकर पूछा, क्या मामला है? रमेश ने गहरी सांस ली। हम शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, अपनी बेटी के लिए। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। शुरुआत में सवाल आए, ज्यादा तीखे और कभी कभी असहज करने वाले। सीमा के हाथ कांपने लगे। यही सिस्टम की पहली परीक्षा होती है, क्या वो पीड़ित को सुनेगा या थका देगा? तभी कमरे में एक सख्त लेकिन शांत आवाज गूंजी, इन्हें आराम से बैठाइए। यह आवाज थी इंस्पेक्टर आरती सिंह की। आरती सिंह ने फाइल खोली, चश्मा ठीक किया और कहा, यह कोई सामान्य मामला नहीं है। कृपया ध्यान रखें, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं, सवालों से डराने नहीं। पहली बार सीमा को लगा कि वे सही जगह आए हैं। आरती ने पूरी बात ध्यान से सुनी, बिना टोके, बिना शक जताए। आपने सही किया, उन्होंने कहा। देर से ही सही, लेकिन चुप नहीं रहे। उन्होंने साफ निर्देश दिए, शिकायत संवेदनशील तरीके से दर्ज होगी, बच्चे से पूछताछ विशेषज्ञ की मौजूदगी में होगी, परिवार की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन कागजों की दुनिया आसान नहीं होती। रिपोर्ट लिखी गई, बयान दर्ज हुए, तारीखें तय हुई। हर कदम पर धैर्य की जरूरत थी। थाने से बाहर निकलते हुए सीमा ने महसूस किया, ये लड़ाई अब निजी नहीं रही, ये कानून के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी। उधर कस्बे में खबर फैलने लगी। कुछ लोग सहानुभूति दिखाने आए, कुछ ने सवाल उठाए, कुछ ने दूरी बना ली। इतना बड़ा मुद्दा क्यों? बच्चों की बातें भी तो कल्पना हो सकती हैं। ये बातें चुभती थी, लेकिन आरती सिंह की एक बात रमेश को याद थी, सिस्टम तभी सुधरेगा जब लोग सच के साथ खड़े होंगे। आरती ने अपनी टीम को साफ निर्देश दिए, जल्दबाजी नहीं, लापरवाही नहीं। उन्होंने काउंसलर और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से तालमेल बनाया, हर कदम कानून के दायरे में, पर इंसानियत के साथ। रात को रमेश ने अनन्या से कहा, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। अनन्या ने धीमे से सिर हिलाया। डर अब भी था, पर उसके साथ एक नया एहसास भी था, सुरक्षा। सिस्टम की राह लंबी थी, टेढ़ी भी, लेकिन एक ईमानदार अफसर और उसके सच के साथ खड़ा परिवार, ये शुरुआत थी बदलाव की। कानून की प्रक्रिया शुरू होते ही एक और लड़ाई शुरू हो जाती है, समाज की नजरों से लड़ाई। थाने की शिकायत की खबर कस्बे में फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सुबह की चाय की दुकानों से लेकर शाम की चौपाल तक हर जगह वही चर्चा थी। कोई फुसफुसाकर बात करता, कोई खुलकर राय देता, बिना पूरे सच को जाने। सीमा जब सब्जी लेने बाजार गई तो कुछ निगाहें उनके पीछे टिक गईं। कुछ लोग सहानुभूति से बोले, हिम्मत रखिए, तो कुछ ने सवालों में लपेटा हुआ ताना दिया, इतना बड़ा मामला उठाने की क्या जरूरत थी? यही समाज का दोहरा चेहरा था, सामने हमदर्दी, पीछे शक। रमेश के दफ्तर में भी माहौल बदल गया। कुछ सहकर्मी चुपचाप रहे, कुछ ने दूरी बना ली। एक ने तो यहाँ तक कह दिया, भाई, बच्चों की बातें भी कभी कभी गलत समझ ली जाती हैं। रमेश ने पहली बार महसूस किया, समाज अक्सर सच्चाई से ज्यादा अपनी सुविधा बचाना चाहता है। अनन्या अब भी बाहर कम निकलती थी। स्कूल से छुट्टी ली गई थी। घर की चारदीवारी उसे सुरक्षित लगती, पर खिड़की से आती आवाजें उसे बेचैन कर देती। एक दिन पड़ोस की बूढ़ी अम्मा आई। उन्होंने बिना सवाल किए अनन्या के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, डरना मत, उन्होंने कहा। वो छोटा सा स्पर्श अनन्या के लिए बहुत बड़ा सहारा था। लेकिन हर अम्मा ऐसी नहीं होती। कुछ लोग सलाह देने लगे, बात को यही खत्म कर दो, लड़की बड़ी होगी, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सीमा का दिल कांप उठता, लेकिन फिर उन्हें काउंसलर के शब्द याद आते, चुप्पी पीड़ा को और गहरा करती है। इंस्पेक्टर आरती सिंह ने भी चेताया था, दबाव आएगा, पीछे हटने को कहा जाएगा, लेकिन याद रखिए, आप सही हैं। एक शाम रमेश और सीमा ने तय किया, वे समाज से नहीं छुपेंगे, वे सीधे खड़े रहेंगे। रमेश ने अपने बेटे से कहा, गलत के खिलाफ खड़ा होना शर्म की बात नहीं होती। सीमा ने अनन्या से कहा, लोग क्या कहते हैं, उससे सच नहीं बदलता। धीरे धीरे कुछ लोग खुलकर साथ आने लगे। स्कूल की शिक्षिका मीरा, काउंसलर और कुछ पड़ोसी, जिन्होंने बिना सवाल किए समर्थन दिया। समाज पूरी तरह अच्छा नहीं होता, पूरी तरह बुरा भी नहीं। वो बस आईना होता है जो दिखाता है कि हम सच के साथ खड़े हैं या नहीं।
इस भाग में परिवार ने सीखा, कानून से लड़ना मुश्किल है, लेकिन समाज की सोच से लड़ना उससे भी ज्यादा। फिर भी वे पीछे नहीं हटे, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं थी, ये हर उस आवाज की थी जो कभी खामोश कर दी गई थी। न्याय की राह लंबी होती है, ये सिर्फ कानून की किताबों से नहीं, धैर्य, साहस और टूटते जुड़ते विश्वास से होकर गुजरती है। कोर्ट की पहली तारीख तय हुई। रमेश और सीमा के लिए वो दिन किसी परीक्षा से कम नहीं था। अनन्या को काउंसलर की सलाह पर घर पर ही रखा गया, उसकी मानसिक सुरक्षा सबसे जरूरी थी। कोर्ट की इमारत ऊंची थी, लेकिन उसके गलियारों में इंसानी कहानियां दबी हुई थीं। वकील, फाइलें, तारीखें, हर चीज में औपचारिकता थी, पर हर चेहरे पर तनाव साफ दिखता था। सरकारी वकील ने परिवार को समझाया, ये प्रक्रिया धीमी है, सवाल होंगे, इंतजार होगा, लेकिन सच के साथ रहना सबसे जरूरी है। पहली सुनवाई में औपचारिक बातें हुई, कागजों की जांच, तारीखों का ऐलान। फैसला नहीं, बस शुरुआत। घर लौटते समय सीमा ने कहा, क्या सच में न्याय मिलेगा? रमेश ने चुपचाप गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया, अगर हम टिके रहे तो हाँ। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। हर तारीख उम्मीद लेकर आती और अधूरी रहकर चली जाती। इंस्पेक्टर आरती सिंह लगातार संपर्क में रहीं। उन्होंने सबूतों को सहेजा, गवाहों को सुरक्षित रखा और परिवार को भरोसा दिलाया, आप अकेले नहीं हैं। समाज का दबाव अब भी था। कुछ लोग कहते, अब तो बहुत हो गया। कुछ फुसफुसाते, अदालतों में सालों लग जाते हैं। लेकिन हर बार जब अनन्या मुस्कुराने की कोशिश करती, सीमा को लगता, ये लड़ाई जरूरी है। एक दिन काउंसलर ने अनन्या से कहा, तुम बहादुर हो। अनन्या ने पहली बार बिना झिझक कहा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। कोर्ट में जब गवाही का समय आया, तो शब्दों से ज्यादा संयम की परीक्षा थी। कोई विवरण नहीं, कोई सनसनी नहीं, सिर्फ तथ्य और सच्चाई। सरकारी वकील ने साफ कहा, यह मामला सहानुभूति नहीं, संवेदनशील समझ की मांग करता है। हर सुनवाई के बाद थकान होती, लेकिन साथ में एक संतोष भी कि सच दबाया नहीं जा रहा। रमेश ने एक दिन कहा, हम जीते या हारे, हमने गलत को सही नहीं माना। यही न्याय की लड़ाई का सार था। फैसले से पहले भी सच के साथ खड़े रहना। फैसले का दिन बिना शोर के आता है, लेकिन उसके पहले की रातें सबसे भारी होती हैं। रमेश, सीमा और उनके परिवार के लिए वो सुबह किसी और जैसी नहीं थी। न कोई बातचीत, न कोई बहाना, बस एक उम्मीद जो दिल के किसी कोने में धड़क रही थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। जज साहब ने फाइल खोली, कागजों पर नजर दौड़ाई। हर शब्द के बीच एक ठहराव था, जैसे समय भी सांस रोककर खड़ा हो। सरकारी वकील की दलीलें, जांच रिपोर्ट, विशेषज्ञों की राय, सब कुछ सामने रखा गया था। फिर वो पल आया जिसका इंतजार महीनों से था। जज साहब की आवाज स्थिर थी, लेकिन शब्दों का वजन बहुत भारी। कानून ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सच्चाई को दबाया नहीं गया, प्रक्रिया का पालन हुआ और दोष को अनदेखा नहीं किया गया। यह फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, यह एक संदेश था। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले, दर्द के नहीं, हल्केपन के। रमेश ने सिर झुका लिया। ये जीत का गर्व नहीं था, यह सही के साथ खड़े रहने की शांति थी। घर लौटते समय अनन्या ने पूछा, अब सब ठीक है? सीमा ने उसे गले लगाया। अब हम ठीक होने की शुरुआत कर रहे हैं। ये बात उन्होंने जानबूझकर कही, क्योंकि न्याय मिलने का मतलब घावों का तुरंत भर जाना नहीं होता। धीरे धीरे अनन्या फिर से स्कूल जाने लगी, पहले डर के साथ, फिर भरोसे के साथ। उसने ड्राइंग बनानी शुरू की, इस बार अधूरी रेखाएं नहीं, खुले रंग। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अगर कोई डरा हुआ हो तो मैं उसे बताऊंगी कि बोलना ठीक है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा फैसला था। कस्बे में बातें बदलीं, कुछ लोग शर्मिंदा हुए, कुछ ने सीखा और कुछ अब भी चुप रहे। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, चुप्पी अब पहले जैसी आसान नहीं रही। इंस्पेक्टर आरती सिंह ने जाते जाते कहा, एक आवाज कई आवाजें पैदा करती है। ये कहानी किसी एक घर पर खत्म नहीं होती। ये हर उस जगह शुरू होती है जहाँ कोई बच्चा डरता है और कोई बड़ा सुनने का साहस करता है। कुछ कहानियां अंत पर खत्म नहीं होती, वे वहीं से शुरू होती हैं जहाँ पाठक सोचने लगता है। अनन्या की जिंदगी धीरे धीरे अपनी लय में लौट रही थी। सब कुछ पहले जैसा नहीं था, लेकिन अब उसमें डर से ज्यादा भरोसा था। सीमा ने एक बात समझ ली थी, बच्चों की सुरक्षा ताले या दीवारों से नहीं होती, संवाद से होती है। उन्होंने घर में एक नियम बनाया, कोई सवाल गलत नहीं होगा, कोई बात छुपानी नहीं होगी। रमेश ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से खुलकर बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा, अगर हम घर में ही नहीं सुनेंगे तो बच्चे बाहर क्यों बोलेंगे?
स्कूल में शिक्षिका मीरा ने एक छोटा सा सत्र रखा, बच्चों के लिए और माता पिता के लिए भी। विषय था अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श और ना कहने का अधिकार। कस्बे में पहली बार इस तरह की खुली बातचीत हो रही थी। कुछ लोग असहज थे, लेकिन जरूरी बातें अक्सर असहज ही होती हैं। अनन्या अब दूसरों से नजर मिलाकर बात कर पाती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अगर कोई बच्चा चुप है तो शायद उसे सुनने की जरूरत है। यही इस कहानी की आत्मा थी। ये कहानी किसी डर को फैलाने के लिए नहीं थी, ये कहानी हिम्मत जगाने के लिए थी। अगर आज आप सुनना सीख गए तो कल कोई बच्चा चुप नहीं रहेगा। चुप्पी तोड़िए, सच का साथ दीजिए, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है।